बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और लेक्चर 1 में हमने स्टडी किया था साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की डेफिनेशन, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस, और हमने टूल्स की हेडिंग्स और कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का जो लेक्चर 2 है वो टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं वो हमने इसकी डेफिनेशन में भी स्टडी किया था, और हमें पता चला था कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं टेस्टिंग में। सबसे पहला जो टूल है वो टेस्ट है, कि हम टेस्ट के थ्रू कोई भी असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट जो अगर हम देखा जाए तो टेस्ट क्या है, ये मेजरिंग डिवाइस हैं, प्रोसीजर हैं जो यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को अवेलुएट करने के लिए, किसी बिहेवियर को अवेलुएट करने के लिए, अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अदरवाइज़ अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेस्ट जो हैं वो एक जो है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं। इसमें एक्सरेज टेस्ट, ब्लड टेस्ट और टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये एक फिजिशियन या मेडिकल डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप अपने किस कैटेगरी के टेस्ट करवाएं। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिकमेंड करेंगे कि आपको किस टाइप का टेस्ट करवाना है, या अगर कोई क्लाइंट उनके पास आता है तो उसको वेरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कौन सा टेस्ट एडमिनिस्टर करे, या उसकी असेसमेंट के लिए कौन सा टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो कर सकता है और उसको करना चाहिए। वो इंटरव्यू भी ले सकता है, वो केस स्टडी भी कर सकता है, वो टेस्ट भी अप्लाई कर सकता है। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन है? इट रेफर्स टू अ डिवाइस और प्रोसीजर डिज़ाइन टू मेजर वेरिएबल्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इन्वेंट्रीज भी हो सकती हैं, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ भी। ठीक है, हम किसी भी बिहेवियर को या किसी वेरिएबल को मेजर करने के लिए साइकोलॉजी के लिहाज से वो रिलेट कर रहा होता है, साइकोलॉजी से रिलेट करता है, उनको हम उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, मीन्स के कोई भी वेरिएबल है रिलेटेड टू साइकोलॉजी, उस पे टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अगर आपने किसी की इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल चेक करना है, उसके लिए टेस्टिंग होगी। किसी की पर्सनालिटी चेक करनी है, किसी की एजुकेशनल सेटिंग में परफॉर्मेंस देखनी है, तो डिफरेंट काइंड के डिफरेंट कैटेगरीज़ के टेस्ट होंगे। उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, it might be involve the analysis of sample of blood tissues, and psychological test mostly involves the analysis of sample of behavior। medical test में क्या होता है, sample of blood involve होता है, उसके थ्रू टेस्टिंग होती है। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें सैम्पल ऑफ बिहेवियर होता है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मेट। Format pertains to the form, plan, structure, agreement and layout of test items, as well as to relate the consideration such as time limit। मतलब कि फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट के लिए, कि वो किस फॉर्म में हम टेस्ट अप्लाई करवा रहे हैं, उसका प्लान क्या है, वो कैसा है, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, उसकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, उसका लेआउट क्या है। उसके अलावा टेस्ट के अंदर आइटम कितने हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी आइटम होंगे तो एक क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, हम उस पर टेस्ट एडमिनिस्टर करवा रहे हैं तो वो बहुत लेंथी होगा, टाइम टेकिंग होगा, तो उसके लिए उस टेस्ट को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी फील होगी। तो वो ये सारी चीज़ें हमने जहन में रखनी है, माइंड में रखते हुए हमने टेस्ट को अप्लाई करना है, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट इज़ आल्सो यूज टू रेफ़र टू द फॉर्म इन विच द टेस्ट इज़ एडमिनिस्टर्ड। मतलब ये इस फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है कि हम उसको एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, कंप्यूटराइज है या पेपर टू पेंसिल है, या फिर इसके लिए डिफरेंट वेज हम यूज़ करते हैं। को टेस्ट, हर एक टेस्ट जो है वो सेम कैटेगरी नहीं होता। कुछ टेस्ट जो है वो हम उसका फॉर्मेट किसी और वे में सेट हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस में होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। तो इस तरह वो डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट को जो हमारे पास आया है उसके ऊपर हम कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। और फिर उसमें आगे से फर्दर कैटेगरीज भी आ जाती हैं कि हम ग्रुप में एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं उस टेस्ट को, या फिर हम इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं। उसके लिए फिर हम खुद ये डिपेंड कर रहा होता है उस साइकोलॉजिस्ट पे कि उसने इंडिविजुअली 1-to-1 बेसिस पे उसको डायग्नोज करना है या ट्रीट करना है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है टेस्ट की, या फिर
सेपरेट करने के अलावा वो कर सकता है ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है, कि 3-4 लोगों को बिठा के इकट्ठे ही टेस्ट लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लास में आप लोगों का टेस्ट होता है या कोई भी टीचर स्टूडेंट से टेस्ट लेता है तो वो एक ग्रुप टेस्ट होता है, पूरी क्लास का टेस्ट होता है। इसी तरह साइकोलॉजी में भी अगर सेम कैटेगरी के लोग हों तो उन पे इकट्ठा टेस्ट भी अप्लाई किया जा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम ग्रुप की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है स्कोरिंग एंड इंटरप्रेशन की। स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटरप्रेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये साइकोलॉजिस्ट के स्किल्स होते हैं जिसकी वजह से स्कोरिंग और इंटरप्रेशन अच्छी हो जाती है। अगर किसी को इसमें स्किल्स या एक्सपर्टीज़ ना हो तो उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, उसके रिज़ल्ट ठीक नहीं आते और फिर वो डायग्नोज ठीक तरह से नहीं होता। इसलिए बेहतर ये होता है कि स्कोरिंग और इंटरप्रेशन के दौरान आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी होती है। आप ध्यान से उसको स्कोर आउट करें ताकि आपके क्लाइंट के साथ कोई ज़्यादती ना हो, आप लोग अपने क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकें और उसकी स्कोरिंग के अकॉर्डिंग उसकी इंटरप्रेशन जो कर रहे हैं उसको ठीक तरीके से आप डायग्नोज कर सकें कि उसके साथ बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है। और स्कोर क्या होते हैं? स्कोर जो है वो हमने एक कोडिंग दी होती है, उनकी स्टेटमेंट पे कोडिंग दी होती है और उस कोडिंग की वजह से हम उसको 1 या 0 कोडिंग, अगर कोई स्टेटमेंट है हमने किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है तो उस पर 1, अगर क्लाइंट ठीक आंसर कर रहा है तो उसको स्कोर 1 देंगे, अगर उसने आंसर ठीक नहीं किया तो हम उसको 0 स्कोर करेंगे, ठीक है। फिर ओवरऑल उसकी जितने भी स्कोर्स होंगे उनको कैलकुलेट किया जाएगा। ओवरऑल एंड पे जो उसके इस रिज़ल्ट्स आएंगे उनको हम कहेंगे कि ये स्कोरिंग है। स्कोरिंग क्या है? ये प्रोसीजर है, ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सच एवेलुएटिव कोड्स। जो हमने इवेलुएटिव जो कोड्स दिए थे उनकी जो इवेलुएशन की है वो उसकी स्कोरिंग हो जाएगी, ठीक है, कि हमने किस तरह उन स्कोर्स को कंबाइन किया है और एक ओवरऑल उसका रिज़ल्ट बना के दे दिया है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरव्यूज़। ये भी असेसमेंट का ही एक टूल है। इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? इंटरव्यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में, मतलब जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई भी फिजिशियन किसी ने अगर अपने क्लाइंट से डील करना है तो हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। इंटरव्यूज़ की डेफिनेशन क्या है कि ये गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये आप देख भी सकते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेट एंड इन्वॉल्विंग द रेसिप्रोकल एक्सचेंज। मींस के ये क्लाइंट के साथ आपकी फ़ेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और वो इन्वॉल्व होती है इन्वॉल्विंग द रेसिप्रोकल एक्सचेंज, ठीक है। मतलब कि क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है और आपने उसके साथ बात करनी है, उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछना है, उससे डिस्कशन करनी है, वो आपसे बात करेगा, आप उससे बात करेंगे। तो इस तरह उनके साथ जो आपकी फ़ेस टू फेस बात होगी वो आपके इंटरव्यू का इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। वहाँ पे आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स, उनकी बात करने का स्टाइल, उनकी स्पीच, कंटेंट, आई कांटेक्ट, सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप नोट कर लेंगे तो आपको क्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं कि हर प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस एरिया में उसको डेफिसिट्स या कमियां आ रही हैं, उसको आपने फुलफ़िल करना है, उसको देखना है, उस प्रॉब्लम को फिर रिकवर करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज मींस कि उन दोनों की आपस में बात हो रही है, वो अपनी बात बता रहा है और क्लाइंट से आप उसकी बात सुन रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं कि आपको कैसे उसको हैंडल करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना ट्रीटमेंट प्लान सेट करते हैं और इंटरव्यूज़ की बेस पे ही आप फिर अपना फर्दर डिसीजन लेते हैं कि आपने असेसमेंट में और कौन से टूल्स यूज़ करने हैं या आपके लिए ये टूल एनफ है, ठीक है। इंटरव्यू डिफ़र विद रिगार्ड टू मैनी वेरिएबल्स सच एज़ देयर पर्पस, लेंथ एंड नेचर। मतलब कि इंटरव्यू जो है इसको हम देखते हैं आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं इंटरव्यू कंडक्ट, उसके अलावा उसकी लेंथ कितनी है, मतलब कितने टाइम तक वो जाएगा, कितनी ड्यूरेशन होगी, आप कितने टाइम तक उसको कंडक्ट कर सकते हैं और कितनी देर तक आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, और उसकी नेचर क्या है। Interviews may be used by psychologists in various specialty area to help
टू मेक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड सिलेक्शन एंड अदर डिसीजंस। मतलब इंटरव्यूज़ जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट अगर कंडक्ट करवा रहा है तो वो किस पर्पज़ के लिए करवा रहा है, क्योंकि उसने डायग्नोसिस भी करना है, उसने क्लाइंट का ट्रीटमेंट करना है, उसने डिफरेंट सिलेक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकता है इंटरव्यू, और डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर कोर्ट अपॉइंटेड साइकोलॉजिस्ट है जिसने कोर्ट में जाके काम करना है, वहाँ पे उसने क्रिमिनल बिहेवियर्स को स्टडी करना है, तो वो देखेगा इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हुए कि उसने किस बेस पे वो क्राइम किया था। उस क्रिमिनल की पूरी हिस्ट्री लेगा इंटरव्यू से, उसको काफ़ी हद तक उसकी प्रॉब्लम्स का पता चलेगा कि उसके बैकअप पे क्या चल रहा था। इसी तरह जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट इन द हेड इंजरी में यूज़ एन इंटरव्यू टू हेल्प शेड लाइट ऑन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज ऑफ द ब्रेन दैट वाज काज्ड बाय इंजरी। मतलब कि उसने जो स्पेशलिस्ट होंगे वो हेड इंजरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, और वो देखते हैं कि बेसिक्स क्या हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, किस वजह से इंजरी हुई थी, किस वजह से डैमेज हुआ था। तो वो सारे के सारे उस वजह से उसको हिंट्स और क्यूज़ मिलेंगे ताकि वो उस प्रॉब्लम को क्योर करने में उसके लिए आसानी हो जाए। इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर में भी यूज़ इंटरव्यू टू लर्न अबाउट द मार्केट फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सच एज वेल एज हाउ बेस्ट एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन ऑफ देयर जॉब्स। ठीक है, वो कैसे एडवर्टीज़मेंट करवा सकते हैं, कैसे वो प्रमोट करवाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को जो उन्होंने सेल करने हैं या जो मार्केट में डिस्प्ले करने हैं। तो वो कंज्यूमर के बिहेवियर को चेक करने के लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाएंगे कि इसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और उसको कितना उस पर काम करना चाहिए। इसी तरह अगली टर्म है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू क्या होते हैं कि इसमें डिफरेंट एक पैनल सेट किया जाता है जिसमें वो स्पेशल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है फॉर द सिलेक्शन एंड हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये किसी एचआर डिपार्टमेंट में जहाँ पे कोई एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए या उसको हायर करने के लिए डिसीजन लेना होता है, उसमें पैनल एक बैठता है और उसकी वैल्यूएशन की जाती है। उस इंटरव्यू को बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पोर्टफोलियो। स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एंडिवर रेंजिंग फ्रॉम आर्ट टू आर्किटेक्चर कीप फाइल्स ऑफ देयर वर्ड प्रोडक्ट्स। मतलब कि स्टूडेंट्स के पास और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास अपने काम की सारी प्रोफाइल्स होती हैं, वो फाइल्स अपने पास रखते हैं कि उन्होंने स्टार्ट से एंड तक क्या काम किया है। दीज वर्क प्रोडक्ट्स वेदर रिटेन्स ऑन पेपर कैनवास और फिल्म वीडियो ऑडियो, मतलब ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो जितना भी रिकॉर्ड होता है उनके पास, जितनी फाइलिंग हुई होती है स्टार्ट से एंड तक, उनको बोलते हैं पोर्टफोलियो। मींस के ये जो पोर्टफोलियो लिया जाता है उसकी बेस पे फिर आगे उनकी एवेल्यूएशन की जाती है, और इसको माना जाता है कि जो पोर्टफोलियो है उसकी बेस पे वो हायरिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कैसे अगले आपका जो कैंडिडेट है या जिसने अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए, उसकी फ़ाइल कैसी बनी हुई है, उसकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग फिर उसको आगे सिलेक्शन दी जाती है, उसकी आगे से डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है केस हिस्ट्री डाटा refers to record, transcript and other account in written, pictorial and other forms that preserve archival information, official and information accounts and other data and items relevant to an assessee। मीन्स के केस स्टडी जो हम लेते हैं ये क्लाइंट की बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है, उसका रिकॉर्ड होता है जिसकी बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं। ये भी एक असेसमेंट का ही टूल है जिसके अकॉर्डिंग हम उसकी सारी केस स्टडी लेते हैं, उसको हम रिटन अकाउंट्स में रख लेते हैं या पिक्चर्स की फॉर्म में वो हमारे पास सेव होती है, प्रिजर्व होती है, या फिर कुछ जो है वो हम उसको ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में रख लेते हैं, या ऑफिशियल या इनफॉर्मल अकाउंट्स में भी उनको सेव किया जा सकता है ताकि वो असेसी जिसको हम असेस करना चाह रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद हो। ठीक है, केस हिस्ट्री डाटा में इंक्लूड फाइल आर एक्सपर्ट्स from file maintained at institute and agencies such as school, hospital, religious institutions and criminal justice agencies वगैरह।
इन सब में जहाँ पे भी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है वो किसी पर्सन को अगर जज करना चाह रहा है, उसको डायग्नोस करना चाह रहा है, या उन्होंने उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो उसकी पूरी केस हिस्ट्री की एक फ़ाइल उनके पास ऑलरेडी मौजूद होगी, तो वो इजीली उसको गैस कर सकेंगे, उसको डायग्नोस कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, केस हिस्ट्री डाटा आर लेटर्स, रिटन कॉरस्पॉन्डेंस, फ़ोटोज़, फैमिली एल्बम्स, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, वीडियोज़, ऑडियोज़, मूवीज़, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं केस हिस्ट्री में, ताकि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो और आप क्लाइंट के बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, उसके बारे में डिसीजन को बेटर और स्ट्रॉन्ग बना सकें। अंडरस्टैंड? ओके। उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। अगर आप बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हुए अपने क्लाइंट के बारे में नोट डाउन करते हैं कि उसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से उसको कोई साइकोलॉजिकल इलनेस या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है। और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इट इज़ एम्प्लॉयड बाय असेसमेंट प्रोफेशनल्स में बी डिफाइंड एज, ये एक मॉनिटरिंग द एक्शन ऑफ द अदर्स or oneself by visual electronic mean while recording quantitative or qualitative information regarding the actions। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि एक बंदा है वो असेस करना चाह रहा है किसी दूसरे बंदे को, तो वो एक रूम में कोई कैमरा सेट कर देगा और उसको उसके बिहेवियर को, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए वो अपने पास नोट डाउन करेगा। वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव मीन्स कि हम उसको अपनी सब्जेक्टिवली राय देंगे, अपना जो है डिसीजन देंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है। और क्वांटिटेटिव में हमने उसको नंबर वाइज क्वांटिफाई कर लिया है कि उसका बिहेवियर कैसा था, उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट गैस कर लिया। ठीक है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज़ ऑफन यूज एज डायग्नोस्टिक एड इन वेरियस सेटिंग्स सच एज इन पेशेंट्स फैसिलिटीज़। उसके बाद बिहेवियरल रिसर्च लेबॉर्ट्रीज एंड क्लासरूम्स। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन जो है वो हम डायग्नोस्टिक एड के तौर पे यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक एड मींस कि हमने किसी भी क्लाइंट को डील करना है तो उसका